तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब दो तीन और प्रॉपर्टीज रहती है, मेन मेन हमने कर लिया, तो आगे प्रोसीड करेंगे। पहले के किसी भी टॉपिक में किसी को डाउट है? अब जो मैं बोल रही हूँ 1 मिनट लिखो। कैनिज़ारो रिएक्शन, CANNI ZZARO। इसके पहले जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था उसमें मैंने बताया था कि मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, उसी के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर रहा था। बट ये वाला उस वाले एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में होगा जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होंगे। अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके साथ जो कार्बन होगा, उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन्स होंगे उनको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। अब लिखो एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव इसके एक्सप्लेनेशन में लिखो एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम undergo self oxidation and reduction any alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction on treatment with concentrated alkali। हो गया? बर्थडे जोन से बाहर आ जाओ। चलो अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके पहले जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था उसमें भी हम सेम रिएक्टेंट यूज कर रहे थे, कोई एल्कली यूज कर रहे थे। इसमें भी हम एल्कली यूज करेंगे, या तो NaOH यूज करेंगे या फिर KOH यूज करेंगे। अब देखो, उस वाले में हम डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एल्कली यूज कर रहे थे, इस वाले में हम कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हैं। और जो पहले वाला एल्डोल कंडेंसेशन करवाया था और ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से करना। बहुत सारे रिएक्शन है बट जिसपे मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही करना है, क्योंकि बाकी इतने सारे रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं, कुछ तो छाटोगे भी, बट ये जो मैं कह रही हूँ इसको बिल्कुल भी एक्सक्लूड नहीं करना। अब देखो, इसमें सिंपल है, इस वाले के जो भी हम एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे इसके हम 2 मोल्स ले लेंगे, साथ में कंसेंट्रेटेड एल्कली ले लेंगे, चाहे NaOH ले लेंगे या फिर KOH ले लेंगे, वो भी कंसेंट्रेटेड फॉर्म में ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल एक अल्कोहल बना देंगे।
इस वाले को देखो कैसे ब्रेक करना है। इस वाले रिएक्शन में मैंने यहाँ पे 2 मोल्स लिए, ठीक है। पहले देख लो इधर, यहाँ पे 2 मोल्स लेने हैं एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हम यूज कर रहे हैं, और 1 मोल ऑफ ये लेंगे कंसंट्रेटेड जो भी है, इसीलिए हम इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि 2 मोल्स के अगेंस्ट 1 मोल रिएक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार इस सेम वाले को लूंगी, तो क्या होगा, इस वाले को बस ये याद रखना, इस वाले को हम नॉर्मली कैसे ब्रेक करते हैं, Na प्लस OH माइनस, बट इस वाले रिएक्शन में हम इसको NaO माइनस और H प्लस इस फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कंसेंट्रेटेड है, डाइल्यूट होता तो वो सिंपल Na प्लस OH माइनस में खुद ही ब्रेक हो जाता जब हम उसको वाटर में डिसोसिएट करते, वही उसकी नेचुरल कैपेसिटी है। हम इसको कंसेंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं और हाई टेम्परेचर में लेंगे इस रिएक्शन को। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल मैं पहले लूंगी, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसमें मैं प्लस और माइनस करूंगी, तो यहाँ पे जाके H प्लस अटैच हो जाएगा, तो एक हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा। दूसरा वाला देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ONA है, इस वाले को सीधा उठा के यहाँ पे रख दूंगी, तो वो आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा ग्रुप आएगा एल्डिहाइड वाला या कीटोन वाला आएगा तो उसके इस वाले पार्ट को कंसंट्रेट करना है, और इस वाले पे देखोगे NaO माइनस और H प्लस, इसमें इसको ब्रेक कर दोगे, ठीक है। देखो मैंने इसको कैसे याद किया था, यहाँ पे देखो Na है या फिर KOH हो सकता है, मोस्टली तुम्हें KOH ही देखने को मिलेगा, होते दोनों ही है बट मोस्टली बुक्स में KOH होता है। तो इस वाले को अगर याद करना है तो इस वाले को देखो एज अ कुक भी याद कर सकते हो, COOK कुक, ठीक है। एक हमारे पास कुक हो जाएगा, एक हमारे पास अल्कोहल हो जाएगा, तो इसको ऐसे याद कर लेना, कैनिज़ारो रिएक्शन है, C मीन्स कुक, कुक अल्कोहल, A मीन्स अल्कोहल, C मीन्स कुक, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है किसी ने भी, लिखो। हो गया। अब एक एल्डिहाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला जो एल्डिहाइड मैंने किया था उसका नाम था फॉर्मेल्डिहाइड, या उसको फॉर्मलिन भी बोल देते हैं। अब ये वाला हम करते हैं, इस वाले का नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। इस वाले का कॉमन नेम याद रखना है, बहुत जगह पे आएगा, जो मैंने पिछली बार टेस्ट वगैरह करवाए थे 4-5 टूलेंस रिएजेंट फेलिंग्स, वो सारे में बेंजल्डिहाइड क्या था, एक्सेप्शन में था। तो अब ये देखो इस वाले को हम रिएक्ट करवा देंगे, क्या आ जाएगा इसका आंसर, अब देखो क्या आएगा, सॉल्व करो, सिर्फ कार्बोनिल वाले पे कंसंट्रेट करना है।
क्या हो रहा है? क्या करोगे इस वाले में? एक बार अल्कोहल बना दोगे, इसके 2 मोल्स ले लेंगे और एक बार इसका आयन बना देंगे। ये आ गया सबका? रब कर दूं ये वाला? अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके पहले वाले चैप्टर में भी कर चुकी हो, दोनों चैप्टर्स में। तो उसमें तुम्हें अभी तक पता चल गया कि हम कोई भी अगर ले रहे हैं सॉल्वेंट या कुछ भी ले रहे हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सा होगा। जैसे सपोज मैंने Br2 लिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये इसका सॉल्वेंट हो गया और इसमें से एक Br प्लस निकलेगा और Br माइनस, तो Br प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमें इलेक्ट्रोफाइल से मतलब है ये वाला न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। बट हम कंसंट्रेट करेंगे कि ये वाला कहाँ पे एक्ट करेगा। तो एरोमेटिक रिंग होगी, बेसिकली बेंजीन होगा, उसमें से H प्लस निकालेगा और खुद को ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। यही होता है। अब आगे भी देखो क्या होगा इस वाले में, एल्डिहाइड वाले का देखेंगे। इसका नाम मैंने अभी बताया, बेंजल्डिहाइड होगा। अब देखो, सपोज मैं यहाँ पे HNO3 यूज करूंगी कंसंट्रेटेड, और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसमें से मैंने बताया था NO2 का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा इसका? ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो और पैरा। बट ऑर्थो और पैरा ये डिसाइड करने से पहले ये ग्रुप देख लो कौन सा है। याद रखना, ये NO2 का मैंने बनाया था, बताया था कि बनाने के लिए बनाया था तुम लोगों ने। जैसे NO2 का आएगा ना जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वैसे ही ये बेंजल्डिहाइड वाले का बनाओगे, इसका भी सेम आएगा। क्योंकि देखो वहां पे क्या था, NO2 था। NO2 में क्या था, यहाँ पे N था सेंट्रल एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन था डबल बॉन्डेड, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, एक और था। बट हम सेंट्रल एटम को ले रहे थे यहाँ पे, तो वो माइनस था, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर इसको मैं ब्रेक करूंगी तो O पे क्या आ जाएगा, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगी, माइनस आ जाएगा, इस वाले पे प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस चार्ज और ये वाला जो बॉन्ड है आपस में क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। तो इसको हम पूरे को रोटेट करवाते थे और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते थे। तो इसका एक बार ट्राई करना घर पे बना के। मैं अभी बता रही हूँ इसका क्या होगा। ये इसका जो है यहाँ पे पहले क्या होता था, जिसमें हम फिनॉल वाले में करते थे, फिनॉल वाले पे जब मैंने किया था, तो उस वाले पे आया था कि पूरा का पूरा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था। बट इस वाले का जब तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा हाई आएगी मेटा पोजीशन पे। तो ये याद रखोगे, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो बेंजीन रिंग तो होगी ही होगी, साथ में जो ग्रुप है उस पर कंसंट्रेट करोगे। अगर OH वाला है तो उसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। कोई भी हेलाइड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी है, उसमें भी ऑर्थो और पैरा ही बनेगा।
बट जब बेंजल्डिहाइड होगा या फिर नाइट्रोबेंजीन होगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा मतलब कि यहाँ से NO2 निकलेगा, मेटा पे आ जाएगा। ये गलत मत करना, इंपॉर्टेंट है ये और इजी भी है। बस 4 ग्रुप्स है, 4 ग्रुप्स को अभी याद रखना है। किसी को कोई डाउट है इस रिएक्शन में? इसके पहले वाले रिएक्शंस में सबको सब समझ में आ गया? टॉप करोगे? इतने लेट से क्यों आए हो? बड़े आ गए? अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्यों बातें कर रहे हो? इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे सपोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा, 4 ऑप्शंस आएंगे, तो पूछ लेंगे कि कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है, कौन सा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो अब पता चल जाएगा। और सपोज अगर किसी में, अभी तो मैंने 4 ग्रुप्स बताए, इन 4 ग्रुप्स के अलावा कुछ और होगा तो स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करोगे। बेंजीन तो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, फिर जो भी सेंट्रल एटम होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, तो तुम्हें पता है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन होगा तो मोस्टली क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर नाइट्रोजन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, और अगर कोई हेलाइड होगा तो सिंगल बना लेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर चार्ज और डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में है वो देखोगे, फिर कराते चले जाओगे। करा लोगे इतना? इस नाम की चॉकलेट भी आती है, खाइए। जिसका जिसका मैकेनिज्म करवाया है वो इम्पोर्टेंट है, मैकेनिज्म सबके हैं इसमें, बट जो जो मैं करवा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे मैकेनिज्म्स करना इज नॉट पॉसिबल, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो ये है यहाँ पे, जो जो मैं डिटेल्स बता रही हूँ बस वो ध्यान में रखो। हाइड्रोजोइक एसिड है, ठीक है। अब इस वाले का स्ट्रक्चर जो है, अब देखो यहाँ से मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगी।
सबसे पहले मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा। तो इसीलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी, जहां पे भी हेटेरो एटम्स आ जाएंगे ना, मतलब अलग अलग होगा, वहां से स्टार्ट करेंगे तो इजी होगा। ये प्लस हो जाएगा, माइनस, प्लस, माइनस, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल डबल डबल बॉन्ड। अब मैंने इसके पहले जब बताया था, तो नाइट्रोजन जो होता है उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है जब वो ट्रिपल बॉन्ड में होता है और साथ में इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एज अ लोन पेयर, एक लोन पेयर होता है और 3 ये बॉन्ड पेयर बनाता है। ठीक है, ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। बट इस वाले एसिड में क्या हो रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये डबली बॉन्डेड है और ये सारे के सारे कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इन तीनों को, मतलब ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो अब देखो, सबसे पहले तो मैंने इसका बता दिया। अब मैं यहाँ पे H2SO4 यूज कर रही हूँ। H2SO4 एज अ कैटलिस्ट भी यूज हो रहा है और ये कैटलिस्ट जो है वो कैसा है? डिहाइड्रेटिंग है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। नाम में देखो हाइड्रेट है, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर। डिहाइड्रेट मतलब वाटर को निकाल देगा। तो यहाँ पे देखो O है और H है, इन दोनों को वो निकालने की कोशिश करेगा। और ये जो नाइट्रोजन है, अब देखो, जब सिंपल में अगर N2 मॉलिक्यूल है, जो नाइट्रोजन होता है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो अब हम एट दी मोस्ट क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, कि एटलीस्ट एक एन को हम निकाल देंगे ताकि ये डाई फॉर्म में रहे और कुछ स्टेबिलिटी अटेन करे, मतलब कि इसको N2 के फॉर्म में हम निकाल देंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से वाटर निकालेंगे, तो दैट मीन्स कि O भी निकाल देंगे और H भी निकाल देंगे। और यहाँ से हमने एक नाइट्रोजन को निकालना है ताकि यहाँ से N2 बॉन्ड हमारे पास बन जाए। तो अब देखो क्या करेंगे, इस वाले के जगह पे अब देखो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बन गए, दैट मीन्स इसको भी स्टेबिलिटी मिल गई है। बाकी के जो 2 बचे हैं, इन दोनों को भी हमने ट्रिपल बॉन्ड में कर दिया, दैट मीन्स कि हमने अनस्टेबल से मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसकी बना दी है। और ये हमारे पास आ गया नाइट्राइल। नेक्स्ट जब हम करेंगे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, उसमें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा। किसका बर्थडे है आज? अभी पढ़ लो थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए, फिर कर लेना। हो गया? बड़े आ गए?
देखो मैं जगह चेंज करवा दूंगी इधर आगे। अब ये वाला जो रिएक्शन है इम्पोर्टेंट है, इधर शिफ्ट कर दूंगी मैं अब इसके बाद, अगर किसी को हंसते बात करते देखा। जो रिएक्शन मैं बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। अब इस वाले में देखो, पीएच का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीएच, जहां जहां पीएच मेंशन होगा खुद ही समझ जाना कि फिनाइल, फिनाइल पार्ट है यहाँ पे अटैच्ड है। अब देखो यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड है, तो ये अब जो रिएक्शन होगा इस तरफ से ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे बल्कीनेस आ गई है। अब ये जो रिएक्शन है ये इस तरफ से टेक प्लेस करेगा, मतलब इसको अगर मैं मिरर इमेज से फ्लिप करके इस तरफ से लिखूंगी, मतलब कि ये वाला इधर आ जाएगा और ये तीनों पार्ट उधर चले जाएंगे। तो ये रिएक्शन में कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्डेड में है, ये सीधा उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगी। जैसे याद है हमने PCl5 के साथ रिएक्शन किया था अल्कोहल का, तो उस वाले में मैंने क्या किया था, इस वाले में मैंने इस वाले से Cl निकला था और यहाँ से Cl निकला था। तो इस वाले में क्या हुआ था, जो Cl निकला था वो RCl के साथ अटैच हो गया था और एक HCl, बाकी ऑक्सीजन बचा था, इसके पास 2 बॉन्ड्स खाली रह गए थे, तो हमने क्या किया था, इसको POCl3 बना के निकाल दिया था। वही सेम हमने यहाँ पे भी किया है। अब देखो ये जो फॉस्फोरस है ये नाइट्रोजन के फैमिली का है, तो फॉस्फोरस के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं, दैट मीन्स कि ये 5 बॉन्ड्स बना सकता है। अब क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है नाइट्रोजन भी तो इसी फैमिली का है, तो वो 5 बॉन्ड्स क्यों नहीं बना सकता, वो 3 ही बॉन्ड्स बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ठीक है। नाइट्रोजन के बाद जितने भी उस ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे वो 5 बॉन्ड्स बना सकते हैं, बट नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा, और यहाँ पे जो 2 मैं एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रही हूँ वो एज अ लोन पेयर ही रहेगा। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे ये स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो जो रिएक्शन है वो इस तरफ से नहीं, वो इस तरफ से टेक प्लेस करेगा। ये CH2 ग्रुप है वो सीधा आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बाकी जो ऑक्सीजन है जिसको हमने यहाँ से रिमूव किया वो यहाँ आ जाएगा, सिंपल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है।
बड़े आगे। अब लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर इस पार्ट का, इसके बाद लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 3 मोल्स अगर हम ले रहे हैं, इसको जस्ट इसके एटॉमिक पार्ट में चेंज कर देना है। मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो इस वाले को क्या करोगे, क्योंकि पॉलीमराइजेशन में होता है कि इसकी जितने भी हम मोल्स यहाँ पे ले रहे हैं सपोज, तो इसका क्या होगा, बॉन्डिंग होती चली जाएगी, मतलब ये लॉन्ग लॉन्ग चेन्स फॉर्म करेंगे। मतलब इस वाले में ये मोनोमर होगा, मतलब सिंगल जो इसका एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इस वाले का सेगमेंट, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और बहुत सारे चेन्स में बनता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 मोल्स ले रही हूँ तो 3 बार ये आपस में ज्वाइन होता चला जाएगा। 4 लूंगी तो 4 बार होगा, 5 लूंगी तो 5 बार लेंगे, और अगर 100 मोल्स लूंगी तो 100 टाइम्स ये एटॉमिक हो जाएगा। ठीक है, बस इतना इसमें याद रखना है। सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी ले लूंगी, पॉलीमराइजेशन समझ रहे हो अब क्या होती है। मोनोमर मतलब एक एलिमेंट, एक सिंगल यूनिट, बहुत सारे पॉलीमर मतलब बहुत सारे यूनिट्स। मतलब एक मोनोमर है वो इस तरीके से बॉन्ड होगा चेन वाइज या फिर किसी भी शेप में कि वो जैसे 3 मोल्स अगर हम उसको यूज करें तो वो 3 बार अपनी चेन बना लेगा सेम एलिमेंट से। अगर सेम है तो, अगर मैं 2 अलग अलग रिएक्टेंट्स यूज करूंगी तो उस तरीके से वो अलग अलग उतनी सारी चेन्स बना लेगा। चलो लिखो पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन। Polymerization is any process polymerization is any process in which relatively small molecules, मतलब कि मोनोमर्स, छोटे छोटे मोनोमर्स, छोटे छोटे यूनिट्स, in which relatively small molecules called monomers combine chemically to produce a very large chain like very large chain like or network molecule called or or network molecule called a polymer.
The monomer molecules, however, the monomer molecules may be all alike, मतलब या तो molecules जो monomer वाले होंगे या तो एक जैसे होंगे या फिर अलग अलग टाइप के होंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप उसमें या तो एक होगा या फिर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. The monomer molecules may be all alike or they may represent two, three or more different compounds. आगे ये चैप्टर भी है पूरा, इसमें पढ़ना है. 2, 3 or more different compounds. हो गया. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अगर मैं सिंपली यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ छोड़ दूंगी और यहाँ पे आर अटैच कर दूंगी तो वो क्या था, अगर एक सी और ओ है तो इस वाले कार्बोनिल को हम क्या कहते थे, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड, कीटोन या फिर एल्डिहाइड. अब अगर किसी भी के साथ ऐसा दो ऑक्सीजन अटैच्ड है और एक ऐसा बॉन्ड अटैच्ड है तो दैट मीन्स कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा. अब देखो इसका और इसका फिनॉल का जो नेचर होता है, सॉरी अल्कोहल्स का जो नेचर होता है दोनों का एसिडिक होता है, ठीक है. लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगी इसके और इसके एसिडिक स्ट्रेंथ में, मतलब ये एसिडिक कैसे होता है, ये माइनस है और ये प्लस है. एसिड क्या होता है, जो H प्लस को रिलीज करता है. सेम यहाँ पे भी माइनस और ये प्लस, तो ये H प्लस को रिलीज करेगा, इसके वजह से ये एसिडिक है और ये वाला भी एसिडिक है. अब देखो इन दोनों में जब मैं कंपेयर करूंगी तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक की होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम है ये वाला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. अब देखो ये वाला जो है ये डबल बॉन्ड है, आपस में कॉन्जुगेशन में है, तो अगर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आएगा तो इसके हम रिलेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. तो दैट मीन्स जिसके पास कॉन्जुगेशन है वो ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला कम स्टेबल होगा. और तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी होगा, आयनिक वाले में और केमिकल वाले में पी के वैल्यू होती है, पढ़ी है. पीएच, जैसे पीएच होता है वैसे ही, जैसे सपोज अगर मैं कोई इक्वेशन लिख रही हूँ, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख रही हूँ किसी एसिड की, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एसिड के लिए उसको हम के ए लिखते हैं. नॉर्मल कोई रिएक्शन होता है उसका कांस्टेंट हम के डिनोट करते हैं, बट एसिड होगा तो के ए लिख देते हैं, अगर बेस होगा तो के बी लिख देते हैं. तो अब उसी का जो मतलब पी के वैल्यू होता है, मतलब जो के ए वैल्यू होती है उसको जब हम पीएच में चेंज करते हैं, क्या होता है पीएच में चेंज करते हैं तो माइनस लॉग एच प्लस. पढ़ा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या होता था, इसकी कंसंट्रेशन हम लेते थे 10 टू द पावर माइनस माइनस में कुछ होती थी, तो अब इसको जब हम रिमूव करते थे, सपोज यहाँ पे H प्लस की वैल्यू है -10 टू द पावर -7. अब इसको जब मैं निकालूंगी लॉग 7 को 10 को, तो क्या होता था, -7 उतरेगा यहाँ पे, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाता था 7, तो ये हमारे पास आ जाती थी पीएच वैल्यू. वैसे ही सेम यहाँ पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते पीके और पीके फॉर बेस. तो अब इस वाले में इन दोनों में हम जब कंपैरिजन करेंगे तो जो पीके वैल्यू होती है वो इस वाले की ज्यादा होगी और इस वाले की कम होगी, मतलब एसिडिक वाइज, ठीक है.
अब दूसरा देख लो इसका स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने अल्कोहल में बताया था, डाइऑल होते हैं, ट्राइऑल होता है, ऐसे ऐसे करके जितने ज्यादा OH ग्रुप अटैच करेंगे उतने ज्यादा उसमें OH ग्रुप अटैच कर देते हैं, मतलब उसका नाम चेंज करते जाते हैं। वैसे ही सपोज यहाँ पे कार्बन है, अगर इस वाले चेन में सिर्फ एक ऐसा है C OH ग्रुप, तो इसको हम कह देंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। दो हो जाएंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन हो जाएंगे तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे 4 5 6 उतने होते नहीं है, बट 3 तक याद रखना है। अब देखो ये वाला हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब देखो एक और चीज याद रखना, अगर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इस दोनों वाली चेन में अलग अलग कार्बन पे अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है, तो इस वाले को बोल देंगे विसिनल, कॉमन नेम है ये। और अगर ये जो COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोनों ग्रुप्स जो है वो एक ही कार्बन पे अटैच्ड है, सपोज ये स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर सी, इस वाले को हम बोल देंगे जेमिनल, जेमिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कॉमन नेम एग्जाम में कभी भी आएगा विसिनल आएगा या जेमिनल आएगा, विसिनल मतलब अलग अलग, जेमिनल मतलब सेम वाले पे हो जाएगा। बढ़े आगे। हम्म, आज मन नहीं लग रहा किसी का पढ़ाई में। हम्म, देखो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक से बर्थडे बाद में मना लेना। फर्स्ट चलो कंसंट्रेट।
कार्बोक्सिलिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म मैं CA लिख रही हूँ। अभी बोर्ड पे बुलाती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वोल्फ किश्नर रिएक्शन पढ़ाया था ना पिछली बार, वो बुलाती हूँ मैं, जिसको देखूंगी बात करके। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फ्यू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो लिक्विड के जैसे एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाई रहता है, तो उसके बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं इसका स्टेट कैसा होगा। मतलब कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा इसके ऊपर क्या होगा, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे। तो उसके बेसिस पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्यू सपोज 9 कार्बन की चेन है वहां तक वो लिक्विड के जैसे एग्जिस्ट करेगा, एक्सपेक्टेड है। आगे उसके बाद जितना ज्यादा जाएगा मॉलिक्यूलर वेट उसका बढ़ जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, ये एज अ वैक्सी सॉलिड के जैसा यूज मतलब एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ सॉलिड मतलब ये सॉलिड होगा, वैक्सी मतलब ज्यादा हार्ड सॉलिड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, और थोड़ा इसमें विस्कोसिटी भी होगी। वैक्सी का मतलब वही होता है। अब देखो यहाँ पे दे आर मिसिबल इन वाटर, मिसिबल इन वाटर, या फिर इसमें मैं बॉइलिंग पॉइंट की जब जब बात करूंगी किसी में भी, सबसे ज्यादा बात हमने की थी एल्कोहल्स में, और ये एल्डिहाइड्स में थोड़ी थोड़ी बात की थी, और कार्बोक्सिलिक में बात करेंगे। ये तीनों का सेम रीजन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो सॉलिबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा उसके हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में ऑर्गेनिक में आएगा कि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट या सॉलिबिलिटी हाई की हो, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दोगे। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप देखोगे, इंटरमोलिकुलर होगी या फिर इंट्रामोलिकुलर होगी। ठीक है, इंटरमोलिकुलर वाले की हाई होगी बट इंट्रा वाले की और ज्यादा हाई होगी। इंट्रा वाले की हाई क्यों होगी, क्योंकि वो विद इन द मॉलिक्यूल, वो अपने खुद के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और आउटसाइड भी बनाएगा, और जो इंटर वाली होगी वो आउटसाइड ही बना पाएगा। ठीक है, इसलिए जब इंटर और इंट्रा में कंपैरिजन होगा तो समझ जाना। अब जहां पे भी मिसिबल इन वाटर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सीधा इसका रीजन लिख दोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में भी आएगा।
हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कि लो होगा? जहां पे भी ऑक्सीजन देखोगे, फ्लोरीन देखोगे या फिर नाइट्रोजन एटम देखोगे, सीधा समझ लोगे कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फोन, FON। बुला रही हूँ आज मैं बोर्ड पे। ये इम्पोर्टेंट है, अगर सपोज एग्जाम में आएगा प्रूफ करने के लिए कि इसका कैसे आपस में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऐसे बॉन्डिंग शो करोगे। क्या करोगे, इस वाले में बस इसको बेंडेड फॉर्म में लिख दोगे, बिकॉज अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊंगी तो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी sp2। तो sp2 में क्या होता है, जैसे फैन है, एक बीच में सर्कल, एक ऊपर ब्लेड, एक नीचे ब्लेड और एक ऐसे, ऐसे ही होता है। तो BF3 मॉलिक्यूल याद रखना, इसकी भी होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हो जाता है ट्राइगोनल। वैसे ही अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालूंगी इस वाले का, तो क्या हो जाएगा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिंपल, जैसे फैन होता है BF3 होता है, वैसे ही इसका इसकी शेप भी हो जाएगी। इसको बस मैंने उल्टा करके लिखा है, इस वाले को भी लिखा है, इस वाले को भी लिखा है। अब इसका OH ग्रुप, इसके हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन का आपस में इमेजिनरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। यहाँ पे इसका ऑक्सीजन ये वाला और इसका हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में होगी, तो दैट मीन्स कि ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है। अब एल्कोहल्स में जब हम करते हैं तो एल्कोहल्स में वन टाइम ही होगी, मतलब ये यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल में 2 बार हो रही है, एक दो मॉलिक्यूल में 2 बार हो रही है, उसमें 2 मॉलिक्यूल में 1 बार होगी। इसीलिए इस वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपैरिजन में ज्यादा होगा उस एल्कोहल वाले से। अब नेक्स्ट लिखो लास्ट प्रॉपर्टी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड is completely pure acetic acid. Glacial acetic acid, glacial GLACIAL, glacial acetic acid is completely pure acetic acid। ये याद करना है, ठीक है, इसमें समझाने वाला नहीं है कुछ। And represents the solid state of acetic acid below
represents the solid state of acetic acid. Next line, below 16.6 degrees Celsius temperature, below 16.6 degrees Celsius temperature, pure acetic acid is converted, pure acetic acid is converted into ice-like solid, into ice-like solid, hence it is called glacial acetic acid. Hence it is called glacial acetic acid. ग्लेशियल का वर्ड जो है वो कहाँ से आएगा? ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब क्या होता है? बहुत ठंडी जगह जहाँ पे बर्फ होता है। तो अगर हम इस वाले को एसिटिक एसिड को बिलो मतलब 16.6 डिग्री सेल्सियस से बिलो वाले टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो एज अ सॉलिड एज अ आइस एग्जिस्ट करेगा और इसको हम बहुत ज्यादा लैब में यूज करते हैं। इसको बस याद करना है, ठीक है? ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, एल्डिहाइड्स में भी किए और अल्कोहल्स में भी किया है। सपोज मैं कोई अल्कोहल ले रही हूँ और इसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूंगी, या तो KMnO4 ले लेंगे या फिर K2Cr2O7 या HNO3 या H2SO4 कुछ भी ले लेंगे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक में इसको कन्वर्ट कर देगा। और अगर सपोज मैं एल्डिहाइड ले रही हूँ या फिर कीटोन ले रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, इस वाले में भी क्या करेंगे, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर देंगे। सिंपल क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया स्ट्रॉन्ग, इस वाले को इस पे रिएक्ट कराया, एक इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया।
हो गया। नाइट्रोजन कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? अमीन्स हो सकते हैं, नाइट्राइल्स हो सकते हैं। अमीन्स क्या होता है? एन और साथ में या तो एच होगा या फिर आर ग्रुप होगा। नाइट्राइल्स होता है, या फिर अमाइड्स हो सकते हैं। अमाइड्स में होता है सी डबल बॉन्ड ओ और NH2, और इधर में कुछ भी आर अटैच हो सकते हैं, एच अटैच हो सकते हैं। और भी होते हैं बट हमने बस इन तीनों से ही करना है। ठीक है, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, ये तीनों में से कुछ भी दिखेगा इसमें वाटर डाल दो, H2O। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस वाले पे वाटर डाल दूंगी या किसी वाले पे भी डाल दूंगी, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा NH3, H प्लस यहाँ से निकलेगा। H प्लस क्या करेगा, ये वाला जो है इस वाले पे अटैक करेगा और NH3 बना के इसको लिबरेट कर देगा, और उसके बाद OH माइनस जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। समझ गए? सिंपल कुछ नहीं करना, बस वाटर यूज करना है। वाटर को कैसे डिसोसिएट कर देंगे, H प्लस और OH माइनस में। अब OH माइनस और H प्लस में देखेंगे। अब देखो, अब इन दोनों में देखो, ये वाला क्या आ जाएगा प्लस, ये वाला माइनस आ जाएगा। अब देखो H प्लस जो है वो इस वाले पे अटैक करेगा, प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज, और ये जो OH माइनस होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये हो जाएगा एसिड बन जाएगा जो हमने यहाँ पे निकाल दिया, और प्लस यहाँ पे NH3 निकल जाएगा। सिंपल है। अब इस वाले में भी देखो, इस वाले में भी क्या होगा, इस वाले को भी अगर मैं ब्रेक करूंगी ये वाले बॉन्ड को, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज कार्बन और नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो दैट मीन्स इसको माइनस, इसको प्लस। तो अब ये जो OH माइनस है ये प्लस वाले पे आ जाएगा, और ये जो H प्लस है वो N वाले पे आ जाएगा। तो ये लिबरेट हो जाएगा NH3 बन के, और यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या हुआ, डाउट है किसी को? लिख लो। अभी तक जो रिएक्शन किया उसका बस रेपिटेशन है, कुछ नया नहीं है। हो गया? हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, X मीन्स कोई भी हैलाइड, R मीन्स कोई भी एल्काइल ग्रुप। अब इसमें हम चार्ज क्या देते थे, R माइनस, और इस वाले को प्लस। ये वाला हो गया।
ये देखा है स्ट्रक्चर पहले कभी? नहीं देखा? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या होगा स्टेरिक नंबर? 1 और 2, 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये लीनियर शेप का मॉलिक्यूल होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बस प्लस माइनस करना है इस रिएक्शन में, ये पहले भी किया हुआ है। इस वाले में देखो माइनस, ये वाला प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस हो जाता है और 1 माइनस हो जाता है, तो +2 -1 क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। पहले भी बताया ये वाला ग्रिग्नार्ड वाला। अब देखो इस वाले में ब्रेक करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, सिमेट्रिकल है ये, तो किसी एक तरफ से ब्रेक करेंगे। ये वाला बॉन्ड को अगर ब्रेक करूंगी मैं, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, ये वाला पॉजिटिव है, इस वाले पे इसको चिपका दोगे, इस वाले को इसको चिपका दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा। अब देखो यहाँ पे ये वाला तो स्टेबल हो गया, इसने स्टेबिलिटी अटेन कर ली है। अब यहाँ पे ये वाला जो है इस सब के कंपैरेबल साइजेस है। ये वाला तो ऑक्सीजन नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे देखो हैलाइड आयन है। हैलाइड आयन, एक तो ये तीनों जो है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और हैलाइड आयन, तीनों का साइज जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है। तो तीनों बल के ग्रुप्स को एक साथ अटैच करके रखना इज रियली डिफिकल्ट। इसीलिए पहला तो वो होगा कि इस वजह से अनस्टेबल होगा। दूसरा कि हैलाइड आयन है, इसके ऊपर पार्शियल चार्ज का कैरेक्टर आ रहा है, पॉजिटिव पार्शियल चार्ज का, तो इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड इटसेल्फ, बिकॉज हैलोजन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज और याद रखना, ये जब भी यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करोगे तो यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट हम यूज करेंगे ड्राई एथर। करे, आगे बढ़े। हम्म, बस दो रह गए, बस दो, छोटे छोटे हैं जो, बहुत इजी है, बस 2 मिनट लगेंगे। चलो 2 मिनट लगेंगे बस। नेक्स्ट डे बस केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। आज ये चैप्टर खत्म करना था, बट एक लास्ट टॉपिक रह गया है, ये एटलीस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन खत्म कर लेते हैं। हाँ, क्या हुआ? देखो बस सिंपल है, बस इसमें कुछ नहीं करना। कौन सा इसके पहले, फिफ्थ था कि सिक्स था? इस वाले में देखो, जेमिनल वाले में मैंने क्या बताया था, सेम कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस इस वाले को हीट कर देंगे, एक यहाँ से रिमूव कर देंगे तो एक कार्बोक्सिलिक रह जाएगा। बस इसको इतनी ज्यादा स्ट्रांगली हम हीट कर देंगे कि ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से, ये यहाँ से निकल जाएगा और एक हमारे पास बच जाएगा। हो गया? लिख भी रहे हो कि नहीं?
ये वाला जो है यहाँ से इस वाले को CO2 के जैसे ये निकल जाएगा और रीअरेंजमेंट हो जाएगी। ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। हो गया, रब करूं? बस ये लास्ट है। जो पहले किया था वही है सेम। पहले हम देखो एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या कर रहे थे, एल्कीन्स के ऊपर ओजोन को ऐड कर रहे थे। देख लो, समझ लो, लिख बाद में लेना। ये देखो यहाँ पे हमने पहले वाले में क्या किया था, जब हम कीटोन्स और एल्डिहाइड कर रहे थे, तो ये वाला इसका जो ट्राई एटॉमिक फॉर्म होता है वो लेस स्टेबल होता है। तो दैट मीन्स कि इसमें से जब हम इसको ब्रेक करेंगे, O2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी। अब O2 तो स्टेबल है, ये तो रिएक्ट नहीं करेगी ज्यादा, तो ये वाला जो होता है बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, अनस्टेबल होता है, तो ये रिएक्ट करेगा। एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबल है, तो ये अब क्या करेगा, इस वाले को हम बीच में से ब्रेक कर देते थे, तो हमारे पास आ जाता था एक बार यहाँ पे O और एक बार यहाँ पे O, ऐसा आ जाता था हमारे पास। अब सेम हम यही सेम चीज करेंगे एल्काइन्स के साथ। अब देखो यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड्स जो है, ये वाला बॉन्ड ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, या तो कोई एल्काइल ग्रुप होगा या फिर कोई हाइड्रोजन होगा। बट जब हम एल्काइन करेंगे तो हमारे पास 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है सेटिस्फाई कराने के लिए। अब देखो इसमें हम करेंगे O3 H2O2 KMnO4। तीनों देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूनिट्स है, एजेंट्स है। ये वाला भी नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, O2, और ये इस वाले को मैं ब्रेक करूंगी तो H2O नेसेंट ऑक्सीजन। इस वाले को भी जब हम ब्रेक करते हैं, इसकी आयनिक इक्वेशन थोड़ी बड़ी आती है, इस वाले से भी हमें ऑक्सीजन मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो अब देखो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज कराने में। पहले जब मैंने एल्कीन्स करवाया था तो उसमें हमारे पास 2 बॉन्ड्स थे ऑक्यूपाई होने के लिए, तो डायरेक्टली क्या करते थे, इस वाले को ब्रेक करते थे, ऑक्सीजन को ये नेसेंट वाले को ऐड करते थे। अब यहाँ पे 3-3 है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो तीनों मिलके एटलीस्ट इसको 2 प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ का एक बॉन्ड ये वाले, इसको हमने टच भी नहीं किया। 3 बॉन्ड्स हमारे पास थे, तो 3 बॉन्ड्स को ऑक्यूपाई करा दिया, एक को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कर दिया और एक को OH कर दिया। अब दूसरा, इसको इस तरफ से ब्रेक किया, सिमेट्रिकल है, दूसरे वाले को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, मतलब अगर सिमेट्रिकल है तो 2 मोल्स ऑफ द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या करोगे, फिर से इस वाले को बीच में से ब्रेक करोगे, इस वाले को ये एक ऑक्सीजन दोगे और एक OH बॉन्ड दोगे, दूसरे वाले को फिर से ऐसे दे दोगे। बंद कर।